हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रोइंग कंसेंसस के बारे में। किस तरह से, अगर आप इन जनरल चीजों को समझे हैं तो कंसेंसस का मतलब क्या होना कि सहमति, सारे लोग एक ही मत पर सहमत हो जाएं, वो कंसेंसस हो गया। तो अब हमने जो रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि अलग अलग भाग रहे थे, कोई कास्ट को लेके, कोई रिलीजन को लेके, कोई सरकार बनाने को लेकर। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में आपको यह चीज भी देखने को मिलती है कि लोग सहमत भी होते हैं। लोग इन द सेंस कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, लीडर्स जो हैं, वो एट टाइम्स आपको कुछ चीजों पे नैरो डाउन होते हुए देखने को मिलेगी, कुछ चीजों पे कह सकते हैं कि सभी के कंसेंसस मर्ज होते देखने को मिलेंगे। तो क्या है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। बुक का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद 2 एडिशनल टॉपिक और पढ़ेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड दी चैप्टर। खत्म नहीं हो रहा है अभी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मजा आया नहीं आया चैप्टर में, बताना कमेंट सेक्शन में। तो अब जैसे अगर हम यहां देखें तो यहां क्या बताया गया है, यहां बताई गई एक टेलीग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी है, इसे जरूर से ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, यहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। चैप्टर के नोट्स आप पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आप जैसे देखेंगे तो यहां पर, ठीक है, आपको बहुत सारे स्पेशल फीचर्स मिलेंगे। जैसे स्पेशल क्लास होती है, स्पेशल क्लास के बाद में पोल्स होते हैं, क्विज होते हैं, और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इन सारी चीजों की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग। फाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग। हेडिंग क्या कह रही है? ग्रोइंग कंसेंसस। तो किन चीजों पे सहमति देखने को मिल रही है? तो ऑन मेनी क्रूशियल इश्यूज अ ब्रॉड एग्रीमेंट हैज इमर्ज्ड अमंग द मोस्ट पार्टीज। ठीक है, हैज इमर्ज्ड अमंग मोस्ट पार्टीज। तो जैसे अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे मुद्दों पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अधिकतर जितनी भी मल्टीपल पार्टीज हैं वो सब कुछ सारी पार्टीज नैरो डाउन होते हुए आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इन द मिड्स ऑफ सीवियर कंपटीशन एंड मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स अ कंसेंसस अपीयर टू हैव इमर्ज्ड अमंग मोस्ट पार्टीज। ठीक है, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आपको कंसेंसस भी डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे, जहां पे वो पॉलिटिकल कंपटीशन भी है, एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से लड़ भी रही है, एक दूसरे के अपोजिट में भी खड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि कभी कभी कुछ मुद्दे ऐसे आ जाते हैं जहां पे वो आपको नैरो डाउन होते देखने को मिल जाएगी, जहां पर वो आपको क्या देखने को मिल जाएंगी, एक ही मत पे आते देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दिस कंसेंसस कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। तो ऐसे 4 ब्रॉड एरियाज है। जो आप सोच रहे होंगे ना, आपके मन में एक सवाल कौन रहा होगा क्या, कि सर वो ऐसे क्या मुद्दे हैं जिस पे सहमत होते देखने को मिल रही है? तो 4 तरह के, जैसे अगर हम बात करें, 4 एलिमेंट्स हैं जहां पर आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, रीसेंट डेवलपमेंट जो हो रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, आपको वहां पे ये देखने को मिलेगा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो आपस में कंपटीशन में भिड़ी हुई हो, लेकिन इन 4 पॉइंट्स में, इन 4 एलिमेंट्स से वो आपको आजू बाजू आते देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वो क्या है 4 एलिमेंट्स? देखिए वो 4 एलिमेंट्स ये हैं। पहला, फर्स्ट, एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये क्या पॉइंट है कि 1990s का जो टाइम पीरियड था ना, वहां पे एक मेजर डेवलपमेंट ये भी हो रहा था कि इकोनॉमिक पॉलिसीज बदल रही थी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो सारी मतलब बड़ी पिक्चर को आप समझोगे तो कहीं ना कहीं बड़ी पिक्चर ऐसी है कि एग्रीमेंट देखने को मिल रहा था आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? व्हाइल मेनी ग्रुप्स आर अपोज्ड टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर इन सपोर्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना होगी क्या, कि जहां पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी क्या, व्हाइल मेनी ग्रुप अपोज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। ऐसा भी हुआ था जब लिबरलाइजेशन हुआ था ना, तो जैसे जो लेफ्ट फ्रंट की पार्टीज, उन्होंने खूब जम के क्या किया था, आलोचना किया था कि आप इकोनॉमी को खोल दोगे, कैपिटलिस्ट सिस्टम आ जाएगा, कैपिटलिस्ट जो है वर्कर्स को खा जाएंगे, ये सारी चीजें हो रही थी। तो उसके बावजूद भी, लेकिन आप जैसे देखेंगे जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है ना, तो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर इन सपोर्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो वही अपोज भी करते हैं, वही उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो दुनिया में क्या होता है पता है? दुनिया ऐसी होती है कि चेहरे पे कुछ होती है, पीछे कुछ होती है। ठीक है, आज आपको कुछ लग रहा है ना कि आज ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, कल को वही बदलते दिखेंगे। ठीक है, दिस इज द रियलिटी। तो अब जैसे अगर हम यहां समझे तो व्हाइल मेनी ग्रुप्स आर अपोज टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, most political parties are in support of the new economic policies। समझ में आया? Most parties believe that these policies would lead the country to prosperity and a status of economic power in the world। सिंपल है। तो पहला जो आपको ग्रोइंग कंसेंसस देखने को मिला, देखो पॉइंटर्स याद रखना जरूरी है, पॉइंटर्स सीधे सीधे याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम देने जाओगे ना, जब आप हर चीज याद नहीं रख सकते हो, एग्जाम देने जब जाओगे आप, तब आपको कुछ छोटे छोटे बारीक पॉइंटर्स ध्यान होना चाहिए। वो जो बारीक पॉइंटर्स होते हैं आपके, वो आपको क्या करते हैं, हिंट देते हैं, क्लिक करवाते हैं कि हाँ यार
ये मैंने पढ़ा था, अब फिर उसके आगे की कहानी आप खुद लिख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, और ये सबसे बड़ी गलती होती है जो बच्चे कहते हैं ना सर याद नहीं होता, हमसे इतना सारा कैसे याद करें, आपको तो क्या एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, हमारे को इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं है बाबू, मैं आपको इसका सीधा सटीक समाधान बता रहा हूं। जो ये समस्या रहती है ना कि याद नहीं होता है, उसका समाधान यह है कि आपको क्या करना होता है, आपको बेसिकली सारी चीज याद भी नहीं रखना होती है, ठीक है। जो सारा सब कुछ पढ़ा उसको पॉइंटर्स में बांट लो, ठीक है। जो सारा सब कुछ पढ़ा उसे पॉइंटर्स में बांट लो, और उन पॉइंटर्स को क्या करना स्टार्ट करो, उन पॉइंटर्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट करो अपने आंसर्स को लिखने के लिए, ठीक है। अपने आंसर्स को रिकॉल करने के लिए। हाँ, पॉइंट याद रखना कि 4 लेवल के कंसेंसस थे, तो उसमें पहला क्या है, एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज पे एग्रीमेंट देखने को मिला, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रोइंग कंसेंसस आपको देखने को मिला। दूसरी चीज क्या है, सेकंड जो है एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखो। तो सेकंड क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। बैकवर्ड कास्ट जो है, तो बैकवर्ड कास्ट जैसे आप देखेंगे 1990s में मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा था, मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन जो थी वो इंप्लीमेंट की गई। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने एक चीज देख ली है क्या, कि जो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, बैकवर्ड कास्ट की बात करती है तो उन्हें सपोर्ट मिलता है, जीतती है वो। तो इसके लिए एक ग्रोइंग कंसेंसस ये भी हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट द सोशल एंड पॉलिटिकल क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट नीड टू बी एक्सेप्टेड। अब उन्होंने मन से रिकॉग्नाइज किया या फिर पॉलिटिकल पावर पाने के लिए रिकॉग्नाइज किया, वो अलग चीज थी, लेकिन एक कंसेंसस ये बिल्ड हो गया था कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हो गई थी कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, हमें एक तरह से जो बैकवर्ड क्लास कास्ट हैं, ठीक है, उनके सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्लेम्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्योंकि उनसे वोट मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, all political parties now support reservation of seats for the backward classes in education and employment. This is again a very important point। क्या कि अब जब कंसेंसस ये डेवलप हो रहे थे कि सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्लेम्स जो है वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेंगे, तो रिजर्वेशन की बात आई, तो अब जो पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन को गलत बोलते कि वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं आ पाएगी, तो उसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक कंसेंसस ये डेवलप हो गया कि हाँ रिजर्वेशन भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो विलिंग टू इंश्योर दैट दी ओबीसीज गेट एडिक्वेट शेयर ऑफ पावर, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज पे भी नैरो डाउन हो जाती है कि हाँ ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उन्हें क्या मिलना चाहिए, फेयर शेयर ऑफ पावर मिलना चाहिए, एडिक्वेट शेयर ऑफ पावर मिलना चाहिए। समझ में आया? तो ये इतनी कहानी है। अब इतनी कहानी के आगे अगर बढ़ते हैं तो तीसरा पॉइंट जहां पे आपको कंसेंसस डेवलप होते देखने को मिल रही है, वो तीसरा पॉइंट क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, ठीक है। मतलब कि पहले ऐसा होता था, जो कह सकते हैं नेशनल पार्टीज है ना, वो ऐसे चलती थी, बस देखती भी नहीं थी आजू बाजू में क्या चल रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज पहले आजू बाजू की पॉलिटिकल पार्टीज को देखती तक नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब जैसे जब आप देखें, मतलब जो नेशनल लेवल पार्टीज थी वो रीजनल पार्टीज को, स्टेट पार्टीज को देखती तक नहीं थी, लेकिन अब कहानी ऐसी पलटी, कैसी पलटी कि स्टेट लेवल पार्टीज जो है ना, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी जब अलायंस बनाने की बात आती थी, जब मेजोरिटी फिगर को अचीव करने की बात आती थी, तो इसके चलते एक कंसेंसस ये डेवलप हुआ कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्टेड द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस में स्टेट लेवल पार्टीज की इंपॉर्टेंस को उन्होंने समझा, ठीक है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल पार्टीज इज फास्ट बिकमिंग लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब क्या है, जो पहले वो छोटे बड़े का वो रहता था ना भेदभाव, नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी, वो कम होने लगा क्योंकि हर पार्टी की अपनी सिग्निफिकेंस है, सिंपल, ठीक है। तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पार्टीज इज फास्ट बिकमिंग लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टेट लेवल पार्टीज जो है, स्टेट लेवल पार्टीज आर शेयरिंग पावर एट द नेशनल लेवल and have played a central role in the country's politics of last 20 years or so, ठीक है। तो अब यहां पे आपको ये चीज भी समझना होगी कि स्टेट लेवल पार्टीज जो हैं, स्टेट लेवल पार्टीज आर शेयरिंग पावर एट दी नेशनल लेवल, ठीक है। नेशनल लेवल पे कोलिशन में पार्ट बनती है एंड हैव प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स सिंस लास्ट 20 इयर्स और सो, क्योंकि वन पार्टी डोमिनेंस खत्म हो गया है। अब क्या है, तो अब जैसे आप रिसेंट में आ जाओगे ना, जैसे एनडीए 1 और मतलब एनडीए 3 और एनडीए 4 पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि रिसेंट समय पे क्या हो रहा है कि स्टेट लेवल्स की पार्टीज की जो सिग्निफिकेंस है वो फिर कम होने लगी। क्यों? क्योंकि अब वन पार्टी डोमिनेंस आपको फिर देखने को मिल रहा है 2014 के बाद से। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चौथी चीज जिसपे कंसेंसस डेवलप हुए हैं, ठीक है, डिस्पाइट द पॉलिटिकल कंपटीशन, डिस्पाइट द डाइवर्स ओपिनियंस, वो क्या है चौथी चीज, कि एम्फेसिस ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन, ठीक है। शब्दों से नहीं डरना है, एम्फेसिस ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन rather than ideological positions, rather than ideological positions क्या है वो भी समझाता हूं, ठीक है। एंड पॉलिटिकल अलायंसेस विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट, दो तीन चीजें हैं। तो एक जो सबसे मजेदार चीज आपको आज के समय में पॉलिटिक्स में देखने को मिल रही ना, आज के समय की पॉलिटिक्स में सबसे मजेदार चीज ये देखने को मिल रही है कि ईमान नहीं बचा है। ईमान कैसे नहीं बचा है, जैसे आपको यहां चीजों को समझना होगा। क्या? एम्फेसिस ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन। प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि पहले जैसे अगर आप देखेंगे
तो पहले ये सिस्टम था कि आइडियोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती थी पॉलिटिकल पार्टीज। कांग्रेस की आइडियोलॉजी कुछ है, ठीक है, जनसंघ की आइडियोलॉजी कुछ है, तो दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उनके आइडियोलॉजिकल कह सकते हैं आइडियोलॉजीज उनकी मैच नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रही आइडियोलॉजीज। इस कारण से क्या है, वो अपनी आइडियोलॉजी को होल्ड करके ऐसे बैठे थे। मतलब पहले आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स होती थी, अब आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होती है, अब क्या होती है, अब रियलिस्टिक पॉलिटिक्स होती है। प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन मतलब प्रैक्टिकल रियलिटी, वर्ल्ड की जो प्रैक्टिकल रियलिटी है उस पर सोचा जाता है, उस पर काम किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना होगा, एम्फेसिस ऑन pragmatic considerations are given are being focused rather than ideological positions, and the political alliance without ideological agreements are also being formed। ठीक है, अब जो अलायंस बन रहे हैं पॉलिटिकल अलायंस, तो बिना किसी आइडियोलॉजी के बन जाते हैं। मतलब हो सकता है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडिया कुछ हो, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का आइडिया कुछ हो, लेकिन दोनों एक साथ एग्री कर जाती। क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे से फायदा मिल रहा होता है। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, वी शुड बी आइडियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक, व्हाट वन शुड बी? मतलब आपको विचारों की दुनिया में मग्न रहना चाहिए या फिर वर्ल्ड की जो प्रैक्टिकल रियलिटीज है उनके हिसाब से काम करना चाहिए? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई एम आस्किंग टू यू एंड यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं सिंपल, कि आप अपनी आइडियोलॉजिकल मतलब कैसे अपनी आइडियोलॉजी को पकड़ के बैठे रहना चाहिए इंसान को, या फिर रियलिस्टिक होना चाहिए? व्हाट शुड बी द अप्रोच? ठीक है, तो चौथा कंसेंसस जो देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज 1990s के टाइम में, ठीक है, 1990s के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या होने लगी, प्रैग्मेटिक होने लगी बहुत ज्यादा, rather than आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल के जगह वो क्या होने लगी, प्रैग्मेटिक होने लगी। फोर्थ, कोलिजन पॉलिटिक्स हैज शिफ्टेड द फोकस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस टू पावर शेयरिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है, अरेंजमेंट्स। तो ये भी बता रहे हैं कि आइडियोलॉजिकली कुछ भी हो, लेकिन वो क्या है, पावर शेयर करना, पावर होल्ड करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आने लगी है। तो मोस्ट पार्टीज ऑफ एनडीए डिड नॉट एग्री विद द हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, येट दे came together to form a government and remained in power for full term। जैसे देखेंगे रामविलास पासवान वगैरह की जो पार्टी थी, तो वो क्या है, वो अलायंस में आ जाती है एनडीए के साथ में, एनडीए के साथ जुड़ जा रहे हैं, बजाय उसके कि उनकी आइडियोलॉजी दोनों के, मतलब बीजेपी की आइडियोलॉजी जैसे आइडियोलॉजिकल बेस क्या है, हिंदुत्व है, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो एनडीए के पार्टनर्स हो वो हिंदुत्व के साथ एग्री कर रहे हो, उस आइडियोलॉजी को क्या करते हो, उस आइडियोलॉजी से अलाइन हो रहे हो, लेकिन स्टिल दे फॉर्म अलायंस विथ बीजेपी। क्यों? क्योंकि यहां पे आप जैसे देखेंगे कि प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स हो गई, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में लोग क्या करने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे। तो दिस इज द स्टोरी। ठीक है, ग्रोइंग कंसेंसस में आपको क्या समझ में आया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको चार चीजें ध्यान रखना है, ये चार चीजें आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। समझ में आया? तो अब इसको अगर हम कंक्लूजन निकाला, अगर मतलब अब इस चीज को हम कंक्लूड करने की कोशिश करें, तो यहां आपको समझना होगा कि कांग्रेस एज अ डोमिनेंट पार्टी का जो एक मतलब कह सकते हैं स्ट्रक्चर था इंडियन पॉलिटिक्स में, एक फेज रहा, वहां से अब आप क्या देख रहे हैं कि एक कोई डोमिनेंट पार्टी नहीं रह गई है, बहुत सारी क्या है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां से कांग्रेस एज अ डोमिनेंट पार्टी से आप किस तरफ शिफ्ट कर गए हो, आप कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट कर गए हो। इवन एज पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट within the sphere of this consensus, ठीक है, popular movement and organizations are simultaneously identifying new forms, visions and pathways of development। ये चीज भी आपको ध्यान रखना होगी कि क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे जैसे अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स जो है वो वन पार्टी डोमिनेंस से कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की तरफ आ गई है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में आ गई तो सारी चीजें खत्म हो गई है। ठीक है, इवन पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट विद इन द स्फीयर ऑफ कंसेंसस, तो मतलब कंपटीशन है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, जो कॉमन कंसेंसस रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं के इर्द गिर्द काम करती है। पॉपुलर मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर साइमल्टेनियसली आइडेंटिफाइंग अ न्यू फॉर्म, विजन एंड पाथवेज ऑफ डेवलपमेंट। तो दिस इज देखो एक एडिशनल टॉपिक ऐड भी हुआ, मतलब आप देखेंगे अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो एक समय पे क्या है, अब इशू पॉलिटिक्स का इशू जो है गवर्नेंस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एटलीस्ट पढ़ेंगे तो हम यही, ठीक है, कि अब पॉलिटिक्स जो है तो क्या है, गवर्नेंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड होने लगी है। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, मूवमेंट्स हो गए, इनका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। ठीक है, इनका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, ठीक है, इन द पाथवे ऑफ डेवलपमेंट। इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम वेज, लाइवलीहुड एंड सोशल सिक्योरिटी आर बीइंग पुट ऑन द पॉलिटिकल एजेंडा बाय पीपल्स मूवमेंट्स। ठीक है, रिमाइंडिंग द स्टेट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिमाइंडिंग द स्टेट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाला पॉइंट अगेन फिर से आपको समझना होगा कि क्या हो रहा है कि अब कंसेंसस ये डेवलप हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी करे, उन्हें पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम वेजेस, ये जो बताया जा रहा है ना, पाथवे ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के मुद्दे को चुनाव में उठाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट हो गया, मिनिमम वेज हो गया, लाइवलीहुड हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, इशू ऑफ जस्टिस एंड डेमोक्रेसी आर बीइंग वॉइस्ड बाय पीपल इन टर्म्स ऑफ क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रीजन्स।
तो इस तरह से ग्रोइंग कंसेंसस को आप कंक्लूड ऐसा कर सकते हैं कि कंसेंसस आपको देखने को मिल रहे हैं बेसिकली 4 एलिमेंट्स पे। क्या क्या है वो 4 एलिमेंट्स, तो रिकॉल करो। सबसे पहला क्या है, एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। दूसरा है पॉलिटिकल और सोशल क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया। तीसरा जो है तो इसमें क्या है, रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज को रिकॉग्नाइज किया गया। चौथी चीज जो है तो प्रैग्मेटिक कंसिडरेशंस पर बात की जाने लगी। आइडियोलॉजिकल जो कह सकते हैं ना अटैचमेंट्स थे उनको छोड़ के उन्होंने क्या रियलिटी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो ग्रोइंग कंसेंसस डेवलप हो रहे हैं। पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम वेजेस, मतलब ये डेवलपमेंटल इश्यूज जो इन्हें उठाया गया है, जस्टिस को, डेमोक्रेसी को, इन एस्पेक्ट्स को बजाया गया है। ठीक है, तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। हम ये नहीं देख सकते कि डेमोक्रेसी कैसी आगे अनफोल्ड होगी, किस तरह से अनफोल्ड होगी, लेकिन आप ये जरूर देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी इन्हीं सारे कंसेंसस के बीच में, इन्हीं सारे डेवलपमेंट्स के बीच में, जो हमने रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स वाले टॉपिक में पढ़ा, इनके बीच में क्या करती रहती है, पलटियां खाती रहती है। ठीक है, तो ऑल वी नो इज दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज हियर टू स्टे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रहेगी, ठीक है, इन इंडिया, दैट विल अनफोल्ड थ्रू अ कंटिन्यूअस चर्निंग ऑफ सम ऑफ द फैक्टर्स मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो डेमोक्रेसी रहेगी तो सही, लेकिन अब वो इन्हीं फैक्टर्स के बीच में क्या करती रहेगी, उलट पुलट करती रहेगी। इज दैट क्लियर? तो अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, चैप्टर के जो बुक वाले टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए। 2 एडिशनल टॉपिक्स और है जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।